फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है। साल 2018 में रशिया में हुए वर्ल्ड कप को 357 करोड़ व्यूवर्स ने देखा था, यानी कि दुनिया की आधी जनसंख्या ने फीफा के इस इवेंट को देखा था। 2022 में कतर में हो रहे वर्ल्ड कप की व्यूवरशिप भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि फीफा पैसे कैसे कमाता है और दुनिया का हर देश फीफा वर्ल्ड कप होस्ट क्यों करना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच वर्ड है और इसके पहले प्रेसिडेंट भी फ्रांस के रॉबर्ट गुएरिन ही थे। साल 1904 में रॉबर्ट गुएरिन 7 अलग अलग देशों के मेंबर्स को साथ लेकर आए और इन सभी ने मिलकर फीफा की स्थापना की। 2022 की बात करें तो फीफा 211 देशों को एफिलिएट करता है और वहाँ फुटबॉल को मॉनिटर करता है। फीफा ने हर एक कॉन्टिनेंट के लिए एक कॉन्फेडरेशन बनाई हुई है और इसी तरह ये 6 कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड है। अब क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई नहीं रहता तो इसके लिए कोई कॉन्फेडरेशन नहीं बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल अरबों डॉलर्स की कमाई करने वाला फीफा एक एनजीओ है। इसको बनाने का मकसद दुनिया भर में फुटबॉल के खेल को प्रमोट करना है। साल 2018 में फीफा फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद फुटबॉल के जरिए लोगों की जिंदगी बदलने की बात कही गई थी। एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लेनेट और प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ये फीफा के कुछ सोशल वेलफेयर कैंपेन है। पर क्या फीफा सच में एक एनजीओ की तरह काम करती है? इसे जानने के लिए हमें फीफा को गहराई से समझना होगा। फीफा से जुड़े सारे डिसीजंस फीफा काउंसिल लेती है, जिसमें फीफा कांग्रेस के द्वारा चुना गया एक प्रेसिडेंट और मेंबर एसोसिएशंस के द्वारा चुने गए 28 मेंबर्स होते हैं। इनकी फाइनेंशियल साइकिल 4 साल की होती है, मतलब एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के बीच का समय। 2014 में ब्राजील में हुए वर्ल्ड कप के बाद 2015 से 2018 के बीच फीफा ने 6.4 बिलियन डॉलर्स कमाए, जिसमें से 83% पैसा सिर्फ 2018 के वर्ल्ड कप से आया था। हालांकि ऑफिशियल डेटा अभी अनाउंस नहीं किया गया है, पर एक एस्टिमेट के अनुसार इस 4 साल की साइकिल में फीफा ने करीब 10 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है। इतनी कमाई के पीछे फीफा की वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर स्ट्रेटेजी काफी इम्पोर्टेंट है। 2023 में वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है और इसके लिए फीफा ने ब्रांड डील से लेकर स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स तक हर एक चीज के लिए अलग से डील की है। इसके अलावा अगर हम 2026 में होने वाले अगले मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें 32 की जगह 48 टीम्स हिस्सा लेंगी। ज्यादा टीम्स यानी कि ज्यादा मैचेस और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से पैसा। चलिए अब मैं आपको फीफा का रेवेन्यू मॉडल 2015 से 2018 साइकिल के आधार पर समझाता हूँ। 6.4 बिलियन डॉलर्स में से 3.1 बिलियन डॉलर्स फीफा ने सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाए थे। बात करें हमारे देश भारत की तो हमारे यहाँ रिलायंस की कंपनी वायाकॉम 18 ने 2022 के वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 450 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ऐसे ही फीफा दुनिया के 140 देशों में वर्ल्ड कप को दिखाता है और हर देश में एक अलग कंपनी, एक अलग चैनल इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदते हैं। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग राइट्स, जिससे फीफा ने 1.66 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। एडिडास, कोका कोला, ह्युंडई, कतर एयरवेज, कतर एनर्जी और वीजा, ये सभी फीफा के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, जो इनके हर टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करते हैं। इसके बाद आते हैं मैकडोनल्ड्स, वीवो और बायजूस जैसी कंपनीज, जो सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान खुद की एडवर्टाइजमेंट कराती है। इसके अलावा भी फीफा के कई स्पॉन्सर्स होते हैं। फीफा का तीसरा रेवेन्यू सोर्सेस है टिकट्स। 2018 वर्ल्ड कप में 564 मिलियन डॉलर्स के टिकट्स बेचे गए थे और 148 मिलियन डॉलर्स हॉस्पिटैलिटी और एकोमोडेशन राइट्स से आए थे। फीफा अपने ब्रांड लाइसेंसिंग राइट्स भी बेचती है। आपने कई मोबाइल और पीसी गेम्स देखे होंगे जिसमें फीफा का लोगो वगैरह इस्तेमाल होता है। इसका उन्हें पैसा देना होता है और फीफा ने इससे 600 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। इसके अलावा भी फीफा के पास कई छोटे छोटे रेवेन्यू सोर्सेस हैं, जिनसे इन्हें करोड़ों की कमाई होती है। पर जानते हो कि इतना सारा पैसा फीफा खर्च कहाँ करती है? सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि फीफा लगभग किसी भी चीज में पैसा खर्च नहीं करती। जब भी कोई मैच होता है तो उसको अरेंज कराने का पूरा खर्चा होस्ट कंट्री देती है। एक एनजीओ होने के कारण उन्हें अपनी कमाई पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। फीफा का पैसा सिर्फ प्राइज मनी देने में ही खर्च होता है, जो कि इस साल के लिए 440 मिलियन डॉलर्स की रखी गई है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि 2022 वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के लिए कतर ने 220 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं, जबकि रशिया ने 2018 वर्ल्ड कप के लिए कुछ 11 बिलियन डॉलर्स ही खर्च किए थे। तो आखिर कतर का इतना पैसा खर्च कैसे हो गया? दोस्तों, असल में ये वर्ल्ड कप कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर ने नया मेट्रो सिस्टम, नए होटल्स, नए स्टेडियम्स और यहाँ तक कि अपनी कैपिटल सिटी दोहा में नए डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाए हैं। ये सारी चीजें कतर वर्ल्ड कप के बाद भी इस्तेमाल करने वाला है। 6.5 बिलियन डॉलर्स खर्च करके कतर ने 7 नए स्टेडियम्स को बनाया है। आपको बता दूं कि 2022 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, ये डिसीजन 2010 में ही ले लिया गया था। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को किनारे करके कतर को इसके लिए चुना गया था।
कहते हैं कि इसमें करप्शन का बहुत बड़ा हाथ था। सेप ब्लैटर जो उस समय के फीफा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कतर जैसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में वर्ल्ड कप को कराना एक बेहतरीन फैसला माना था, पर हाल ही में उन्हीं ने कहा है कि ये बहुत गलत फैसला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर की टोटल पॉपुलेशन का 80% तो दूसरे देश के लोग ही हैं। कतर ने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के लिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन किया है। उनसे कम पैसों और बुरी कंडीशंस में दिन रात मेहनत कराई गई। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 6,500 वर्कर्स की मौत वर्ल्ड कप के लिए कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए हो गई है। कतर में LGBT कम्युनिटी बैन है, इसलिए वर्ल्ड कप के लिए LGBT फैंस भी यहाँ पर नहीं आने दिए गए। बडवाइजर जो कि अल्कोहल का एक ब्रांड है और फीफा का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, उसने फीफा के साथ $75 मिलियन की डील की थी, जिससे कि वर्ल्ड कप के दौरान सिर्फ उन्हीं की अल्कोहल बेची जा सके। पर वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले कतर ने मैचेस के दौरान अल्कोहल बिक्री पर रोक लगा दी। पर असल सवाल तो ये है कि कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली कैसे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2010 से लेकर अभी तक फीफा के आधे से ज्यादा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पर करप्शन के आरोप लगे हैं और सीरियस केसेस चल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि रशिया और कतर दोनों ने अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप कराने के लिए रिश्वत दी थी। वैसे क्या आप जानते हो कि फीफा किसी भी देश में अपना वर्ल्ड कप तभी कराती है जब वो देश उनकी 7 शर्तों को मानता है। इनमें से एक है कि वर्ल्ड कप के दौरान जो भी पैसा फीफा अर्न करेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब वर्ल्ड कप का खर्च कतर को देना होगा, उससे जो कमाई होगी वो फीफा रखेगा और उस पर कोई टैक्स भी नहीं देगा। जब कोई भी देश फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट कराता है तो दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है, उसे फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर माना जाता है और वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस वर्ल्ड कप के लिए कतर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है वो अल्टीमेटली उसके सिटीजन्स ही यूज करने वाले हैं और स्टेडियम्स को वो बाद में दूसरे इवेंट्स के लिए रेंट पर दे सकते हैं। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप्स की स्टोरी से ये मैच नहीं खाता। ब्राजील ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत पर जो स्टेडियम्स बनवाए थे वहाँ आज बस पार्किंग बनी हुई है और बेघर लोग रहते हैं। इतने सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जमीन को खाली कराया जाता है और इससे लोगों को दूसरी जगह पर जाना होता है। जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब उस समय करीब 2.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होस्ट करने का एक मेजर बेनिफिट है जीडीपी को बूस्ट मिलना। ऐसे इवेंट्स में दुनिया भर से टूरिस्ट किसी भी देश में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए कतर में वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए करीब 12 लाख लोग आए। ये अपने साथ फॉरेन रिजर्व्स लाए होंगे और कतर की इकोनॉमी को इससे $17 बिलियन का फायदा हुआ होगा। कतर एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है और इसलिए अगर वो वर्ल्ड कप पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इससे उन्हें फायदा ही होगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।